हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज सईद है और इस वक्त मैं मौजूद हूं पेंडोरा पेपर्स मंजर आम पर लाने में अहम किरदार अदा करने वाले दो होनहार और मुमताज साफियों के हमरा। उमर चीमा किसी तारफ के मोहताज नहीं है। माजी में भी पनामा पेपर्स ये सामने लाए हैं, इसी तरह ब्रह्मदास पेपर्स उनको भी सामने लाए हैं। फखर दुरानी भी अपने काम के हवाले से किसी तारफ के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने बेशबहा तहकीकाती खबरें की हैं और ये जो दोनों तहकीकाती रिपोर्टर्स हैं वो दी न्यूज़ के साथ मुंसलिक हैं, जंग ग्रुप के साथ मुंसलिक हैं। आपने इनका काम देखा। पनामा पेपर्स की वजह से जो तहलका मचा पाकिस्तान के अंदर वो हमारे सामने है और अब जो पेपर्स पेंडोरा पेपर्स आए हैं पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान में एक तलातुम आया है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर। हम इस हवाले से इन दोनों हजरात से बात करते हैं। उमर चीमा, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं। आप उम्र में भी बड़े हैं, इस एतबार से आपसे बात शुरू करते हैं। उमर, ये बताइए कि कितना टाइम लगा इस सारी तहकीकात के अंदर? देखिए, अगर आप प्रोजेक्ट की बात करते हैं ओवरऑल जो पेंडोरा पेपर्स प्रोजेक्ट है तो इसको तकरीबन 2 साल लगे हैं और इसमें डॉक्यूमेंट्स जब मिले उसके बाद डेटा को एक स्ट्रक्चर फॉर्म में लाना, उसको तरतीब देना, उसको जो है रीडेबल बनाना और फिर ये है कि उसको इस फॉर्म में लाना कि जिधर इस पर आगे कोई मज़ीद कोई डिग आउट किया जा सके, यानी कि उस से प्रोसेस से शुरू होकर उस पर आगे जो इन्वेस्टिगेशन है और उस पर जो राइटिंग है, स्टोरी राइटिंग है, वो सारे अमल में तकरीबन 2 साल का टाइम गुजरा है। अच्छा फखर, ये बताएं कि चैलेंजेस बड़े क्या थे आपके पास? एक तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि जो आपके पास डाटा आ रहा था उसमें कोई आपको ये नहीं है कि सारी चीज़ें मालूमात जो हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। वो फिर आपने फर्दर इन्वेस्टिगेट करना था, वेरीफाई करना था जो लोग हैं कि क्या वही हैं जो जिनके डॉक्यूमेंट्स में मेंशन हो रहा है। तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस एक बड़ा चैलेंजिंग प्रोसेस था इन सारे नामों को। अच्छा उमर, ये बताइए, बल्कि ये सवाल मेरा आप दोनों से है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से एक नाम की कंट्रोवर्सी है, एक एड्रेस है जो एक फरीदुद्दीन साहब है, उनका भी वही एड्रेस है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी वही एड्रेस है। क्या जो कंट्रोवर्सी है एक कंपनी की, ऑफशोर कंपनी की, वो वज़ीर-ए-आज़म के की अपनी कंपनी है या फरीद साहब की कंपनी? असल में ये कंट्रोवर्सी ज़्यादा इन्होंने खुद पेशबंदी करते हुए उसको कंट्रोवर्सी बना दिया है। अदरवाइज ICIJ ने इनसे पूछा था और इन्होंने बताया कि उधर 2 रास्ते लगते हैं ज़मान पार्क को, तो जो दूसरा घर है दोनों तरफ उन्होंने ज़मान पार्क 2 के नाम से वो जाने जाते हैं। तो ये एक कन्फ्यूजन जो है पहले से बरकरार है। तो उसमें एक घर जो है इमरान खान का है और दूसरा जो है वो फरीदुद्दीन खान जो है उनका घर है। और फिर ये है, मेरी इस सिलसिले में फरीदुद्दीन जो है उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि वो कंपनी एक उनकी है, अपनी है, और दूसरी जो है उनके किसी दोस्त की है। यानी कि इमरान खान की ये कंपनी नहीं है? हाँ, इमरान खान की कंपनी नहीं है। तो अनलेस के कोई और कोई एविडेंस आ जाए तो हम तो तकरीबन इस बात पर मुतमिन थे कि हाँ ठीक है, यानी कि ये मुमकिन है कि जो ये बात कर रहे हैं वजाहत जो है वो एक प्लाजिबल है। तो लेकिन ये है कि उस पर जब उन्होंने पहले कोई खुद ही शुरू कर लिया तो वो एक कंट्रोवर्सी बन गई कि इसमें किस हद तक सदाकत है, क्या मामला है। उमर, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप बता रहे हैं कि इमरान खान की वो कंपनी नहीं है। अदरवाइज हम देखते हैं कि आप इमरान खान के एक नाक़िद के तौर पे जाने जाते हैं। तो प्रोफेशनलिज्म ये है आपका कि आप बता रहे हैं कि अगर उनकी कंपनी नहीं है तो नहीं है, बिल्कुल जो फैक्ट्स हैं वो आप बता रहे हैं। देखिए, एक बात तो ये है ना कि मैं कोई किसी का नाक़िद हूँ या मद्दा हूँ, ना मैं किसी की कंपनी निकाल सकता हूँ ना मैं किसी की डाल सकता हूँ। जो रिकॉर्ड में होगा हम तो उसी से रिकॉर्ड से बात कर रहे हैं ना, या हमारी जो एक क्रेडिबिलिटी है वो तो रिकॉर्ड की वजह से होगी कि हम उसमें क्या है, यानी कि हमने खुद तो बनानी नहीं थी। ये बात आप सबके जानने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात आप लोग साफ़ियों को मुख्तलिफ शख्सियात या सियासी जमातों से जोड़ देते हैं। साफ़ी का काम ये नहीं होता। ये जिस तरह उमर चीमा बता रहे हैं कि कौन से ऐसे अफराद थे जब आपने उनको डिग करना शुरू किया तो वो आप पे प्रेशर करते रहे कि आप उनके नाम ना चलाएं, सिफारिशें करते रहे? ये यानी कि वो जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर 2 तरह से होता है ना। एक होता है कि कोई आपको थ्रेट करता है, एक होता है कि जो आपसे कोई मिनट्स माजद करता है।
तो अगर कोई मिनट्स माजिद करता है तो बेहतर है कि हम उसके राज में रहने दें, लेकिन हमने किसी स्टेज पर ये नहीं किया कि उनके नाम ना चलें। अब आप यही देख लें कि शकील रहमान साहब हमारे पब्लिशर भी हैं और मैं पर्सनली उनको बड़ा हाई रिगार्ड करता हूँ, उनके साथ काम किया है, तो इनकी ओवरऑल जो उनकी इंटेग्रिटी है इनके, वो एक बड़ी हमारे लिए इनके हम उसका एक रिस्पेक्ट भी करते हैं। इस मामले में उनकी एक कंपनी थी जो 2018 तक काम किया, वो बंद हो गई। तो जब हमने उनको सवाल भेजे तो उनका ये ख्याल था जी कि मुझे इस पर वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी कंपनी तो बंद हो गई है। हमने कहा जी कि और भी लोग हैं जिनकी कंपनीज बंद हो गई हैं, लेकिन हमने तो सबको पूछे हैं। बात यह है कि कोई जब हमने कई ऐसे भी रिकॉर्ड देखे हैं मुख्तलिफ टाइमों में जो उनके बिजनेसेस हुए थे, यानी कि वो अगर आज भी उन पर कोई सवाल जवाब किए जाएं तो वो चीज़ें रेलिवेंट होती हैं कि उस टाइम आपने जो फलां काम किया था उसका बाकी जो उनके बिजनेसेस पर उस पर क्या इम्पैक्ट था। तो वो इस चीज़ पर मुसर थे कि नहीं, मैंने जवाब नहीं देना। हमने उनको इस पर काफ़ी जो है ना प्रेस भी किया और ये जो है यानी कि हमने देखे हैं मुख्तलिफ टाइमों में जो उनके बिजनेसेस हुए थे, यानी कि वो अगर आज भी उन पर कोई सवाल जवाब किए जाएं तो वो चीज़ें रेलिवेंट होती हैं कि उस टाइम आपने जो फलां काम किया था उसका बाकी जो उनके बिजनेसेस पर उस पर क्या इम्पैक्ट था। तो वो इस चीज़ पर मुसर थे कि नहीं, मैंने जवाब नहीं देना। हमने उनको इस पर काफ़ी जो है ना प्रेस भी किया और ये जो है यानी कि हमने उनका देखा है कि इस मामले में वो जो एक आर्गूमेंट है उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। और फिर ये हमने कहा कि अगर आपका नाम नहीं चलेगा तो फिर तो हम किसी और का भी नहीं चला सकते, ठीक है। तो उन्होंने फिर उन्होंने जवाब दिया उस पर बाकायदा, इसी तरह जिस तरह हमने दूसरे लोगों को सवाल भेजे थे तो उनको भी भेजे थे और उनका जवाब आया। यानी कि दूसरे लोगों की जितनी शिकायतें आई हैं, यानी कि हमें इधर से ज़्यादा आनी चाहिए थी, इधर से इतनी नहीं आई जितनी दूसरे लोगों की तरफ से कोई मुतालबे आए कि मेरा नाम निकाल दें या मेरी बेगम का नाम निकाल दें या किसी और का, यानी कि इस तरह से थे मामला। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको अगर राज में रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये बताएं कि मीर शकील रहमान का नाम तो आपने लिया, एक और टीवी चैनल के मालिक, बल्कि दो और टीवी चैनल के मालिकान वो सामने आए। एक बोल टीवी के सरबराह शेख साहब का नाम सामने आया और दूसरे अब्दुल अलीम खान जो कि अभी समा टीवी के मालिक बन गए हैं, उनका रद्द-ए-अमल कैसा था? जो शोएब शेख हैं उनको हमने रब्ता करने की कोशिश की। एक तो ये है कि उनका बोल से ज़्यादा उनकी एक और कंपनी है जो कि जेली डिप्लोमो में इन्वॉल्व रही है, एग्जैक्ट, उसके हवाले से थी। कहते हैं कोई कलीदी उहदों पर हैं, उन पर मेरी बात हुई कि उनका किसी तरह उनसे रब्ता करा दें क्योंकि हमारे अभी और भी सवाल हैं, सिर्फ ये नहीं पूछना था। तो वो इस मामले में हमारी अभी तक उन तक रसाई नहीं हो रही। जहाँ तक अलीम खान का तल्लुक है, अलीम खान की ये कंपनी पहले भी आई थी, पनामा में भी आई थी और उनका ये कहना था जी कि ये डिक्लेयर्ड है। अब ये है कि चूंकि उसके साथ को प्रॉपर्टीज़ का भी जिक्र आ रहा था तो वो इस वजह से दोबारा कंपनी भी इस बहस का भी हिस्सा बनी। अच्छा फ़खर, उमर के साथ काम करने का तजर्बा, आप ज़रा एक न्यूज़ रूम में काम करते हैं, हम देखते हैं, कैसा लगा प्रेशर्स को, रिक्वेस्ट को साइड पे करना? सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट वैसे किसकी तरफ से आई थी आपके पास? एक तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि बहुत अच्छा तजर्बा था, बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी। ये फर्स्ट टाइम इतना बड़े किसी मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना। जहाँ तक प्रेशर या इस तरह का कोई बात है तो मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह का कोई प्रेशर आया हो कि स्टोरी रुकवाने के। हाँ, कुछ लोगों ने ये नाम रुकवाने के लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम रुकवाने के लिए की है बात, तो उसके अलावा कोई इस तरह का प्रेशर नहीं है। अच्छा, एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आमतौर पे हमारे जर्नलिज्म में भी जो मिलिट्री अफसर हैं उनका नाम नहीं आता, लेकिन आपने वो नाम भी ज़ाहिर है उस डाटा में थे और आप लेके आए। ताहिर तनवीर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर शफाअतुल्लाह शाह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, और फिर नुसरत नईम मेजर जनरल रिटायर्ड। इन तीनों के नाम भी आए। अब्बास खटक साहब के बेटों का नाम भी आया, एयर मार्शल हैं। जो जनरल अफजल मुजफ्फर जो रणवीर ताहिर है उनकी जो मुख्तरमा है, उनके अलावा बाकियों को ICIJ की तरफ से गए थे। तो मैंने इनको सवाल भेजे और इनका मुझे जवाब नहीं आया। और हमने जिस दिन और जिस वक्त पे इसको शाया करना था उससे कुछ देर पहले भी किसी और के ज़रिए भी मैंने चेक कराया, जियो में किसी को कहा कि आप भी इनसे रब्ता कर लें। खैर, जब वो उनका चल गया तो बाद में जो उनकी मुख्तरमा है जिनका नाम था उनका फ़ोन आया और फिर बाद में उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन भी दी।
और ये एक वो केस है कि जिसके हवाले से मुझे लगता है कि अगर उनका जवाब पहले आ जाता तो शायद मैं ना चलाता। यानी कि वो ये नहीं था कि उनका कंपनी के हवाले से जिक्र नहीं था, वो एक कंपनी थी जिसमें काफ़ी शेयर होल्डर थे, कोई 8-10 लोग, और उनमें ये भी थी, और इनके कोई ज़्यादा शेयर नहीं थे। यानी कि मैं समझता हूँ कि अगर यानी कि उसके साथ ताल्लुक ज़रूर बनता था, लेकिन कोई इसको बहुत ज़्यादा नहीं था। यानी उस लिहाज से मुझे लगा कि अगर ये मुझे पहले पता होता या मुझे ये पहले बता देती, और मैं उनको काफ़ी दफ़ा रब्ता भी किया, तो खैर उन्होंने बताया कि वो शायद कोई बीमार थी किसी जगह पे, वो नहीं कोई प्रॉपर टाइम पे रिस्पॉन्ड कर सकी। तो उनकी बाद में हमने क्लैरिफिकेशन चलाई है, और बाकी जो लोग हैं यानी कि उनसे तो रब्ता उनसे ही हुआ। जो हटक साहब हैं, अब्बास हटक साहब, उनके बेटों को भी ICIJ वालों ने क्वेश्चन भेजे, तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर आखिरी दिन जो है फ़खर ने उनके बेटों से दोबारा खुद रब्ता किया कि अगर आप कुछ जवाब देना चाहते हैं, तो इब्तदाई तौर पे उन्होंने लाजमी का इजहार किया। तो एक प्रॉपर्टी है जो कि इन्होंने कितने की थी, 2000। अच्छा, ये बताते हैं कि इन्होंने 5 लाख पाउंड में खरीदी थी उस टाइम 2007 में, लेकिन जो उसकी वैल्यू ये डिटरमिन की है अभी ICIJ ने, करंट वैल्यू उसकी 1.2 मिलियन पाउंड है, और उस टाइम जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में है वो तकरीबन कोई 6 लाख पाउंड से ज़्यादा है। तो पाकिस्तानी पैसों में अगर कन्वर्ट करें तो तकरीबन ये कितने बन जाते हैं? ये आप हिसाब लगा लें, आज की अगर ये वैल्यू वैल्यू डिटरमिन दो- करनी है तो तकरीबन ये कोई 232 रुपए का पाउंड है, तो उस हिसाब से 1 मिलियन पाउंड के देख लें कितना हिसाब बनता नहीं, 1 मिलियन पाउंड है या डॉलर है? है। पाउंड है। पाउंड। अच्छा। तो ये मामला तो हो गया शफात साहब का। नुसरत नईम साहब की तरफ से कैसा रद्द-ए-अमल था जब आपने उनको सवालनामा भेजा? उनको भी ICIJ वालों ने भेजा था, और बाद में कुछ उन्होंने इब्तदाई जवाब दिए। उन्होंने कहा जी कि मैं तो, मेरे दोस्त ने कंपनी बना दी थी मेरे नाम पर, हालांकि जो हमने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे हैं उसमें सिग्नेचर हुए हैं, और फिर उन्होंने कहा कि जो है ना वो मैंने कोई इस्तेमाल नहीं की, मैंने बाद में बंद कर दी। कोई दरमियान में कोई इस तरह की भी गुफ्तगू चली कि इनफैक्ट इसी नाम की एक कंपनी को अफगानिस्तान में भी थी, अफगान आयलैंड गैस, तो उसके हवाले से उन्होंने पूछा। वो कंधार में कोई एक साहब थे, तो उल्फतुल्लाह, हाँ, तो उनके साथ कोई मामला थे, यानी कि इस कंपनी के हवाले से कोई चीजें चल रही थी। अच्छा उमर, आपने नुसरत नईम का बताया, 3 बड़े सियासतदान, बल्कि काफी बड़े सियासतदान है, लेकिन हम 3 की बात करते हैं। खुसरो बख्तियार, फैसल वाडा और अब्दुल अलीम खान, ये बड़े सियासतदान हैं जो कि इत्तेफाक से हुकूमती सफ़ों में। फैसल वाडा के बारे में आपको मैं बताऊं कि हमारे फखर दुरानी ने बड़ा काम किया था, फिर फखर दुरानी को काफी चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा था। अब इस मामले में भी ये मामला आ गया, तो तीनों में से सबसे ज्यादा किसने रिएक्ट किया? ये फखर दुरानी का सब्जेक्ट है जी फखर। फैसल वाडा ने ही रिएक्ट किया, मतलब उन्होंने जब ICIJ ने सबको क्वेश्चन भेजा तो इन तीनों सियासतदानों ने जवाब दिया उसका, इंक्लूडिंग फैसल वाडा। उसने दिया ब्रीफ सा ही जवाब कि मैंने डिक्लेयर की हुई है, लेकिन फिर उसके बाद दी न्यूज के लिए, क्योंकि हमें पता है कि वो शायद बाद में कोई इशू ना खड़ा करे, तो हमने भी उनको क्वेश्चन भेजा। उस पर उन्होंने जरा बैडली रिएक्ट किया। बैडली का मतलब उन्होंने कहा कि आप जो है ना, आपका वो लेवल नहीं है मेरे साथ बात करने का, आप जो है ना मीर शकील और रहमान से कहें वो मुझसे बात करें, तो मैं तभी जवाब दूंगा। 1-2 गालियां भी साथ। अच्छा, गालियां भी दी? बस वो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप जो है ना यहाँ से भाग गए हो, तो और भागने वाले लोगों के साथ मैं जो है ना इस तरह वो बात नहीं अच्छा, उन्हें पता नहीं था? हालांकि वो पहले भी उन्होंने कभी बात नहीं की, यानी कि पहले भी जब सवाल भेजते रहे तो जवाब तब भी नहीं दिया, यानी कि जब उनके बारे में पहले फखर ने स्टोरीज की हैं। ये बताएं उमर के खुसरो बख्तियार और अब्दुल अलीम खान, उनका रद्द-ए-अमल क्या? खुसरो बख्तियार का तो यानी ICIJ ने उनसे रब्ता किया था। अच्छा। कि वो अच्छा, ये जो है ना इनके मामले में, और जो वकार मसूद साहब, उन्होंने भी अपना कहा कि मेरा अपने बेटे के साथ कोई इस तरह के मामला ताल्लुक नहीं है। वकार मसूद साहब भी ये भी कहा कि ही इज लिविंग अ मॉडेस्ट लाइफ। हाँ, यानी कि उन्होंने कहा कि बड़ी एक सादा सी जिंदगी गुजार रहा है मेरा बेटा, तो मुझे नहीं पता, और मुझे उसके कंपनी के बारे में मेरे यानी कि इस तरह के फाइनेंशियल डिपेंडेंस उसकी नहीं है मेरे पे, तो मुझे नहीं पता। तो खुसरो बख्तियार ने भी कहा कि मेरा भाई जो है वो इंडिपेंडेंट आदमी है, और यानी कि मैं उसके मामला में नहीं आता,
और उसमें खुसरो बख्तियार और उनकी जो वालदा हैं, सॉरी उनके भाई और उनकी जो वालदा हैं, वो दोनों का उस कंपनी में नाम, 2 कंपनीज हैं उनमें नाम आता है। बल्कि एक property का भी ट्रांजैक्शन हुई। 2018 में कोई $1 मिलियन की, यानी कि $10 लाख की एक प्रॉपर्टी थी लंदन में, तो वो भी उनके भाई के नाम से, उनकी वालदा के नाम पर ट्रांसफर हुई है। तो खैर उन्होंने तो इसी तरह से कह दिया कि मेरा चूंकि भाई है, तो उन्होंने कहा कि नैब के इल्जामात जो हैं वो बेबुनियाद हैं और जो नैब है उसको मेरी माली हैसियत का पता नहीं है कि मैं पहले से भी अमीर आदमी हूँ, उन्होंने उसका अंडर एस्टिमेट किया है। तो अब्दुल अलीम खान साहब का कैसा रिएक्शन था? अब्दुल अलीम खान को अभी हमने ऐसे नहीं पूछा, लेकिन इनसे हमने पनामा के दौरान पूछा था इस कंपनी के हवाले से, तो उन्होंने कहा था कि मैंने डिक्लेयर की हुई है। हमने अभी भी जो उनका लिखा है वो यही है कि उन्होंने बताया था पहले कि डिक्लेयर की हुई है। अब वो कंपनी दोबारा आ गई और उसके साथ कोई प्रॉपर्टीज भी कोई 3-4 नई थी, तो उस लिहाज से जो है यानी कि हमने उनका दोबारा से वो जिक्र आ गया इस कंपनी में। उमर चीमा और फखर दुरानी की गुफ्तगू आपने सुनी, क्या चैलेंजेस आते हैं जर्नलिस्ट को और कौन कैसे रिएक्ट करता है? इस सारे कजिए का मकसद, इस सारी गुफ्तगू का मकसद 2 बातें आपको बताना थी। एक ये कि जर्नलिस्ट किसी की पार्टी नहीं होते, किसी के बारे में अगर वो दुरुस्त लिखते हैं तो उन्हें दुरुस्त नजर आ रहा होता है और वो उसे रिपोर्ट करते हैं, और अगर किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो वो भी वैलिड एविडेंस के साथ क्रिटिसाइज करते हैं। दोनों जो साफी हैं, उमर चीमा और फखर दुरानी, इन्होंने ना सिर्फ एक बहुत अच्छा काम किया है बल्कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी जर्नलिज्म है और पाकिस्तानी सहाफत और पाकिस्तानी साफियों का सर फखर से बुलंद किया है। एजाज से को इजाजत दीजिए।